आज फिर हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं और वही सामान्य निर्देश जो हम हर बार बताते हैं कि यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो आप अपने स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें और कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें। विंडो में नीचे जो स्क्वायर बना हुआ है उसको क्लिक करके बड़ा कर लें। एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में केवल विषय से संबंधित ही क्वेश्चन पूछें। अनावश्यक बातें चैट बॉक्स में ना करें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव उन चीज़ों पर पड़ता है जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक बात नहीं करें। प्यारे बच्चों, हम कोविड-19 के दौर में हैं और ये लड़ाई अभी जारी है और इसके लिए हमें विशेष तौर से अपना ध्यान रखना है, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है और इसके लिए जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय-समय पर अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इस जंग में हमारा ये सबसे बड़ा योगदान है और हम इससे तभी इसको जीत सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लास में अगर कोई एरर या कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है या आपको पता लगता है किसी तथ्य का, तो आप उसको ज़रूर सूचित करें। जो गलत है या कोई विवादास्पद है, तो हम उसको अगली क्लास में उसको दूर करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा विषय है या टॉपिक है, वो आपके जो पाठ्य पुस्तक है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। आप ध्यान से सुनेंगे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक 2 है, उसमें चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी और हमारे साथ हमारी पूरी टीम, जो एज यूजुअल आप जानते हैं, पूनम नेगी मैडम है, वंदना मैडम है, बीरू दलाल मैडम है, आशीष सर और मीनाक्षी मैडम, हम आपके सामने हैं। और छात्रों, सबसे पहले हमारी क्लास की शुरुआत जो भारत दर्शन से होती है, तो आप उसके लिए वेट कर रहे होंगे। उसमें बिना समय गवाए आपको भारत दर्शन की यात्रा पर पूनम नेगी मैडम के साथ लेकर चलता हूँ। पहले आप भारत दर्शन की यात्रा का आनंद उठाइए, फिर आगे हम क्लास पर आगे चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप पहुंची है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस आपको कराने भारत दर्शन। तो आज कहाँ की यात्रा करनी है, इससे पहले एक बात के बारे में ज़रूर बात करेंगे। भारत जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए, मगर यहाँ केवल सांस्कृतिक विविधता ही नहीं है, परंतु प्राकृतिक सुंदरता और विविधता भी उतनी ही यूनिक है। तो आज भी हम चलने वाले हैं एक ऐसी ही यूनिक जगह पर। कहाँ लेके पहुंची आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस? आज हम पहुंचे हैं गुजरात में और गुजरात में हमें जाना है कच्छ सॉल्ट डेजर्ट तक। पर उससे पहले हम अपने गोपू द जोग्राफर को साथ ले लें। गोपू जी, आप तैयार हैं अपनी डायरी के साथ एक और नई मज़ेदार यात्रा के लिए? तो चलें। आज हम आए हैं गुजरात में अरब सागर से 100 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में बर्फ की तरह सफ़ेद नमक के विस्तृत मैदान पर, जो उत्तर में पाकिस्तान के साथ लगती सरहद तक फैला हुआ है। इसे कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। रण शब्द का अर्थ है सॉल्ट मार्श, मतलब सॉल्ट से बना हुआ या नमक से बना हुआ रेगिस्तान। कछुए के आकार के इस इलाके को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और एक है लिटिल रन ऑफ कच्छ, और साथ में ही बन्नी घास के मैदान मिल करके इसको लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र बनाते हैं। अब यहाँ पर इतनी यूनिक बात क्या है? क्यों धोखा खा गए ना? क्या लग रहा है, समुद्र है या बर्फ का पहाड़ है? दोनों ही नहीं है, ये तो नमक का रेगिस्तान है। ऐसा माना जाता है कि ये इलाका काफ़ी हज़ारों सालों पहले समुद्र का ही हिस्सा था, मगर भूकंपों के कारण ये समुद्र से कट गया और थोड़ा ऊंचाई तक उड़ गया। अब यहाँ पर समुद्र का पानी पूरे साल नहीं रहता। यहाँ पे मॉनसून के समय ये पूरा इलाका समुद्र में तब्दील हो जाता है। समुद्र का पानी फिर से इसको एक बारी अपने अंदर ले लेता है। बट जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे समुद्र का पानी सूखने लगता है और अक्टूबर तक आते आते यहाँ पर बचता है केवल नमक।
और ये जो नमक है, ये यहाँ के खानाबदोश जनजातियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यवसाय भी है, क्योंकि ये वहाँ यहाँ पर वो नमक को मैन्युफैक्चर करते हैं और शायद इंडिया का 75% ऑफ नमक यहीं से सप्लाई होता है। तो रन ऑफ कच्छ जाना जाता है अपनी सफ़ेद खूबसूरती के लिए। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट 2 चीज़ों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक सनसेट और सनराइज़, जो कि बिल्कुल आपको ओशन की या सी की फ़ील देता है। जब आप इन विशाल अनंत तक फैले हुए नमक के रेगिस्तान पर खड़े होते हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र से ही वाक़ई में सूरज उदय और अस्त हो रहा है। इसके साथ में जो यहाँ का मैजिकल पॉइंट है, वो है फुल मून नाइट। फुल मून नाइट पर रेगिस्तान की इस नमक वाले रेगिस्तान के क्रिस्टल्स पर जब चांदनी पड़ती है, ऐसे लगता है आप चांदी के किसी इलाके में बैठे हैं और दूर दूर तक आपको सिर्फ सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर नाइट कैमल सफारी बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ की मैजिकल मोमेंट्स देखना ना भूलिएगा और अपनी प्लानिंग, अपनी बुकिंग्स फुल मून नाइट को ध्यान में रख के कीजिएगा। आगे बढ़ें। आगे हम पहुँचे हैं काला डूंगर। काला डूंगर का लिटिल अर्थ है ब्लैक हिल्स। ब्लैक हिल्स या काला डूंगर हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ का, जहाँ पे आप खड़े होकर के पूरे कच्छ का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। हाँ, सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ेंगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और साथ ही आपको यहाँ पर एक और फिनोमिना देखने को मिलेगा, जो हम पहले भी लद्दाख में देख चुके हैं। क्यों याद आया? मैग्नेटिक हिल फिनोमिना। यहाँ पर भी जिस तरह से हमने लद्दाख में देखा था कि अगर आप न्यूट्रल पे गाड़ी को डाल करके छोड़ देंगे तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो गाड़ियाँ हैं वो ऑपोजिट टू ग्रेविटी मूव करती हैं अगर उन्हें न्यूट्रल गियर पे डाल दिया जाए। तो है ना मज़ेदार? आगे बढ़ें। यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है गुजरात टूरिज़्म की ओर से। ये फेस्टिवल नवंबर से लेके फरवरी तक मनाया जाता है और इस दौरान यहाँ पे बसाई जाती है एक पूरी नई सिटी, जिसको हम टेंट सिटी के नाम से जानते हैं। इन टेंट्स में लोगों के रहने की, खाने-पीने की सारी सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखा जाता है और साथ में ही यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया जाता है, ताकि लोग रण की सुंदरता के साथ-साथ और भी एन्जॉय कर सकें। साथ में यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम और क्राफ्ट बाज़ार का भी पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ की ओर। अगर हम लिटिल रन ऑफ कच्छ की बात करें, तो ये एक ब्रोकन सैंडी प्लेन है जो सॉल्ट फ्री है और जिसको बेट के नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है अपने इको टूरिज़्म हाउसेस के लिए और साथ ही यहाँ पर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ के लिए। यहाँ पर आपको डेज़र्ट कैट्स देखने को मिल जाएंगी, बहुत तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स जिसमें फ्लेमिंगो भी शामिल है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्रेन्स और साथ में ही आपको मिलेंगे यहाँ पे एंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड ऑंगोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको एक स्पेशल तरीके का कैमल स्पीशी भी देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं हम खराई कैमल। खराई कैमल ने अपने प्राकृतिक इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करने के लिए पानी में तैरना सीख लिया है। तो ये बड़ी यूनिक स्पीशी है जिसने प्रकृति के साथ इतना अनूठा तालमेल बिठाया है। जितना यहाँ का लैंडस्केप ब्लैक और वाइट दिखाई देता है, उतनी ही यहाँ की संस्कृति कलरफुल है। यहाँ के लोगों ने अपने आर्ट और क्राफ्ट से पूरी दुनिया का मन मोह लिया है। अगर हम यहाँ के आर्ट और क्राफ्ट की बात करें, तो ये केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले या बनाए जाने वाले ब्लॉक प्रिंटिंग तो पूरे वर्ल्ड में अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। असल में कच्छ के रण में तैयार होने वाले प्रिंटेड कपड़ों की कई शैलियाँ दूसरी जगहों से विलुप्त हो रही हैं। इनमें शामिल है बाटिक ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों वाली बेला प्रिंटिंग और अरंडी तेल वाले रोगन प्रिंटिंग। तो जब रण उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यहाँ के शिल्पकारों को भी उसमें अपना सामान डिस्प्ले करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो आप जब भी आप वहाँ पर जाएं, अपने लिए सोवेनियर्स लाना ना भूलें।
यहाँ की शिल्पकला के साथ ही यहाँ के हाउस भी बड़े ही यूनिक हैं। यहाँ पर एक अनोखे तरह के घर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है बुंगा हाउस। बुंगा हाउस मिट्टी से बने होते हैं और सिलेंडर के आकार के होते हैं और इसकी जो छत है वो घास की बनाई जाती है। ये इतने मज़बूत घर होते हैं कि ये तूफ़ानी हवाओं, भूकंप और गर्मी और सर्दी सबसे लोगों की सुरक्षा करते हैं और इनके बाहर बनाई जाने वाली चित्रकारी आपको मंत्रमुग्ध ज़रूर कर देगी। साथ में ही आप मज़ा उठा सकते हैं यहाँ के बढ़िया भोजन का। या तो आप गुजराती थाली एन्जॉय कर सकते हैं या फिर आप खा सकते हैं कच्छ का ट्रेडिशनल फूड। आगे आपको देखने को मिलेगा धौलेवेरा रिमेन्स। धौलीवेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का एक टाउन है जो यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बाद मिला है। यकीन नहीं आता ना कि कई हज़ारों साल पहले ये एक बसा हुआ शहर था और यहाँ पे पूरे दिन एक शहर की भागा-दौड़ी और हलचल मची रहती थी। यही तो समय है। आगे बढ़ेंगे हम मंडवी पोर्ट की ओर। यही 400 साल पुराना पोर्ट जाना जाता है अपने शिप बिल्डिंग के लिए। क्यों? बहुत सारी जगहें घूमी है ना, बट अब एज़ अ जोग्राफर हम पहुँचेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जी हाँ, कच्छ के बीच से ही क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और इसको मार्क किया गया है इस बोर्ड से। एज़ अ जोग्राफर हमारे लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की शांति, दूर-दूर तक फैला हुआ नमक का रेगिस्तान, आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल भुला देगा कि आप आखिर हैं कहाँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया है और आप किसी और ही दुनिया में हैं और अचानक ही आपके मुँह से ज़रूर निकल जाएगा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो अपने प्लानिंग लिस्ट में कच्छ को भी ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब बढ़ें अपनी क्लास की ओर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि मज़ा आया होगा आपको इस यात्रा में, और इसके साथ ही मैं अब आगे आपको अपनी क्लास की तरफ लेके चलता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक नंबर 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन या वाटर रिसोर्स, इस पे हमें अब आज की चर्चा करनी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि आज जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है कि जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सबसे ज़्यादा चिंताग्रस्त स्थिति में बना हुआ है। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जल एक अनिवार्य और सीमित और अति संवेदनशील संसाधन है। ये अनिवार्य है, सीमित मात्रा में है और अति संवेदनशील संसाधन है। मानव का कोई भी कार्य या पर्यावरण में कोई भी प्रक्रिया जल के बिना संभव नहीं होती। जल जीवन का आधार है, बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और व्यक्ति को या धरातल पर रहने वाले सभी जीवों को वायु के बाद, सांस लेने की आवश्यकता के बाद यदि दूसरी कोई आवश्यकता है तो वो जल की है। ये अद्वितीय संसाधन है और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। तो इतने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील संसाधन को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और हमारे जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो भारत में जल संसाधन के रूप में रहेगा, क्योंकि हम इसमें इंडिया इकोनॉमी की बात करते हैं। तो हमारा जो जल संसाधन के रूप में जो हम फोकस पॉइंट रहेगा वो भारत के संदर्भ में ज़्यादा रहेगा। तो अब आगे हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जल संसाधन के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि इसका स्थिति क्या है। जल एक चक्रीय संसाधन है और यह धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर जल के बारे में हम देखें तो प्रकृति ने 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दी हैं, और ये यूनिक है, क्योंकि प्रकृति कभी भी कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं करती कि जिससे कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत पैदा हो। धरातल पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लगभग 71% जो सतह है धरातल की वो पानी से ढकी हुई है। 29% भाग थल भाग है जिस पर हम या सभी जीव जंतु रहते हैं। तो 2/3 भाग, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें जल चक्र का ध्यान आता है, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इतनी मात्रा में होते हुए लगभग 2/3 भाग हमारी पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, और फिर भी हमें देखने में ऐसा आता है कि संसार के बहुत सारे क्षेत्र और भारत में भी बहुत सारे क्षेत्र
जल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो धरातल पर जो जल फैला हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा भाग खारे पानी का है, वो समुद्रों में। लगभग 97.5% जो पार्ट है वो समुद्रों में और खारा है। वो मानव के उपयोग के लिए सीधा उपयुक्त नहीं है। केवल अलवणीय जल या जिसको हम मीठा पानी कहते हैं, वो मात्र 3% ही हमारे लिए उपलब्ध है। और इसमें भी इस 3% में भी लगभग 2% जो मीठे पानी के स्रोत हैं, या तो वो बर्फ के रूप में ध्रुवों पर और पर्वतों की चोटियों पर जमे हुए हैं, या वो वायुमंडल में मौजूद है। तो मात्र अगर हम देखें तो व्यक्ति के लिए जो मीठा जल है, लवणीय जल है, उसका मात्र 1% या बहुत छोटा-सा अनुपात ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमें इसका बहुत देखकर और समझकर उपयोग करना है। क्योंकि मीठे पानी की उपलब्धता, ये जो 1% पानी है, ये भी स्थान और समय के संदर्भ में भिन्न है। सब स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और वर्ष के पूरे समय में ये उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि इसके बंटवारे को लेकर या इस पर जल स्रोतों पर अधिकार को लेकर समाज के विभिन्न समुदायों में, विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में आज तनाव और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने देश में भी देख सकते हैं, संसार में के और देशों में भी देख सकते हैं कि पानी के ऊपर राज्यों के बीच में, सरकारों के बीच में, समुदायों के बीच में विवाद बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपने देश के में जल के संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें इसका मूल्यांकन करना है, हमें इसका कार्यक्षम उपयोग तय करना है और इसके संरक्षण को आवश्यक बनाना है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी एक यूनिकनेस है, वो है जल चक्र, या ये एक चक्रीय संसाधन है। तो प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दिया है और ये चक्रीय प्रकृति जल की ये है कि प्रकृति ने इसका खुद ब खुद ऐसा एक बंदोबस्त किया है, एक इंतजाम किया है कि अपने आप स्वतः ही प्राकृतिक रूप से एक चक्र के रूप में स्थल मंडल में, वायुमंडल में और जल मंडल में परिवर्तित होता रहता, घूमता रहता है। धरातल पर जो जल है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होकर वाष्प में बदलता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ये भाप के रूप में या जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जब ये वायुमंडल में जल पहुंच जाता है तो वहां पर ये बादल बनते हैं, या इसका ये कंडेंसेशन होता है, ये संघनन की क्रिया कहते हैं, उसके द्वारा बादल बनते हैं, या वर्षण के रूप में ये पुनः धरातल पर आ जाता है। धरातल पर या तो ये बर्फ के रूप में पर्वतों की चोटियों पर या ध्रुवों पर जम जाता है, या नदी नालों के रूप में समुद्र में चला जाता है, या भूमिगत जल के रूप में धरातल के अंदर समा जाता है। और इस तरह से जहां जहां पर ये जल मौजूद है, इस जल चक्र के माध्यम से ये सभी पृथ्वी के सभी मंडलों में, वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में परिसंचरण करता रहता है। और इसके साथ साथ एक बात ये होती है कि इस प्रक्रिया में इसमें प्योरिफिकेशन भी होता रहता है। जो इसमें प्रदूषण की मात्रा है वो भी अपने आप स्वतः ही इसमें ठीक होती रहती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। सीमा से आगे हम प्रदूषण को बढ़ाएंगे तो फिर इस चक्र के माध्यम से या जल के चक्र की जो स्वतः प्रक्रिया है वो बाधित होती है। तो ये चक्रीय संसाधन है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी इसके विषय में धरातल पर या भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता और अलग अलग समय पर इसकी उपलब्धता जो है बराबर नहीं है, और ये आज एक संकटग्रस्त साधन बनता जा रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो जल संकट से ग्रस्त होंगे, और आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे देखे जाते हैं जहाँ जल की समस्या बनी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम देखें जल की उपलब्धता को देखें तो 97.5% पानी जो धरातल पर मौजूद है, जितना भी 2/3 भाग जो धरातल का है वो जल से ढका हुआ है। इसका 97.5% जो भाग है वो हमारा महासागरों में है, जो खारा है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। लगभग अगर हम देखें तो 2% के करीब जो हमारा ये मीठा पानी है, या जिसे हम अलवणीय जल कहते हैं, ये ग्लेशियर्स में या बर्फ के रूप में है। और मात्र केवल 1% पानी ही ऐसा है जो मानव के लिए धरातल पर उपलब्ध है, या अलवणीय जल के रूप में उसको मानव प्रयोग में ला सकता है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें इसके वितरण पर ध्यान रखना है। अब जब हम देखते हैं कि जल के बारे में अखबारों में, समाचार पत्रों में आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी कि शहरों में, गाँव में इसकी स्थिति क्या है। आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि ये एक समस्या का रूप लिए गए।
पीने के पानी के लिए लाइनें लगी हुई, या पीने के पानी के लिए लोग दूर दूर तक जाते हुए आपने देखे होंगे। अखबारों में आप इसके चित्र देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपके सामने ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है। तो ये एक संकट बना हुआ है और सभी लोग इसका संकट महसूस कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। आगे जब हम चलते हैं तो हम भारत में जल संसाधनों के वितरण के बारे में बात करते हैं, इनकी उपलब्धता के बारे में बात करते हैं कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति क्या है। क्योंकि अब तक जो मैंने बात की थी वो इसके महत्व पर मैंने चर्चा की थी कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें इसके बारे में क्या जागरूकता जागरूकता रखनी है। तो जब भारत में जल संसाधनों के हम उपलब्धता की बात करते हैं तो इसके बारे में हमें थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी के रूप में देखना होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के धरातल क्षेत्र का लगभग 2.4 या 2.45%, लगभग 2.5% के करीब हमारे पास विश्व के कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और जब हम जल संसाधनों की बात करते हैं तो जल संसाधन विश्व के जल संसाधनों के 4% के करीब हमारे पास है, लेकिन आबादी हमारे पास 16% के करीब भारत में आबादी है। तो इस नजरिए से देखें तो भारत में जो जल संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से जल संसाधन अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अब अगली बात यह है कि एक वर्ष में अगर हम देखें तो जो वर्षा का जो वर्षण इसका मुख्य स्रोत है, जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षण है और वर्षण के रूप में लगभग 4000 घन किलोमीटर। अब ये देखें कि एक साल में तो वर्षा के द्वारा जो जल की कुल उपलब्धता है वो लगभग 4000 घन किलोमीटर भारत में है। और ये भी धरातल पर सतही जल और जो भूमिगत जल के रूप में लगभग 1869 घन किलोमीटर इस रूप में पाया जाता है। लगभग 1341 घन किलोमीटर जल जो है वाष्पीकरण और मिट्टी में नमी के रूप में मिलता है। इसके अलावा 790 घन किलोमीटर जो जल है ये भूमि द्वारा सोख दिया जाता है। तो अगर हम इसको देखें कि 4000 घन किलोमीटर में से ये जो दो तरह का डाटा इसको देख 3 जगह बटा हुआ है कि 1869, 1341 और 790 जो बटा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो केवल उपलब्ध जल का 60% भाग ही हम हमारे लिए लाभदायक उपयोग के लिए उपयुक्त है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हम कैलकुलेशन करें जो जल उपलब्ध है उसमें से 11,122 घन किलोमीटर पानी हमारे लिए प्रयोग के लिए उपलब्ध है। तो ये भारत में जल की उपलब्धता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में जल जो मीठे पानी या लवणीय जल के जो स्रोत हैं उनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले कहते हैं सरफेस वाटर रिसोर्स या धरातल के ऊपर जो पानी पाया जाता है, दूसरा है भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स, और तीसरा है पश्च झीलों में या पश्च जल जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस वाटर, धरातल पर जो हमारा जो अलवणीय जल है किस किस तरह से किन किन स्रोतों के रूप में हमें हमारे सामने उपलब्ध है। तो धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत भारत में पाए जाते हैं और ये चारों जो स्रोत हैं तो आप देखिए एक बार इसको सिलसिलेवार समझ लीजिए कि धरातल पर जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षण, वर्षण के रूप में वर्षा होती है या बर्फ गिरती है, उससे हमें जल ये प्राप्त होता है। ये जब धरातल पर आता है तो इसका कुछ भाग धरातल के ऊपर जो हमारे नदियां, झीलें, तालाब, पॉन्ड्स वगैरह हैं इनमें भर जाता है या भूमिगत जल के रूप में चला जाता है या नदियों द्वारा बहकर महासागरों में चला जाता है। तो जब हम ग्राउंड वाटर की उसके सरफेस वाटर की बात करते हैं जो धरातल पर है और केवल मानव उपयोग के लिए जो अलवणीय जल है उसकी बात करते हैं, तो इसके 4 मुख्य स्रोत हमारे पास मौजूद हैं धरातल के ऊपर या सरफेस पर। पहला है रिवर या नदियां, दूसरा है लेक या झीलें, तीसरा पौंड और टैंक। तो इनको हम कह सकते हैं नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। तो ये 4 मुख्य स्रोत हैं हमारे पास जो सरफेस वाटर के हैं, धरातलीय वाटर के। अब इसमें हम पहले नदियों की बात कर लेते हैं कि नदियों की भारत में क्या स्थिति है। भारत में लगभग 10,360 नदियां हैं। अगर हम भारत की नदियों की बात करें और भारत की नदियों की एक निश्चित लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी को भी शामिल कर लें तो कुल नदियों की संख्या लगभग 10,360 है। और इन सभी नदी के बेसिन में औसत वार्षिक वर्षा के रूप में जो जल प्राप्त होता है वो 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान। तो कुल नदियों की संख्या लगभग जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जिनको हम नदी के रूप में मान सकते हैं या ऐसी नदी को जो लगभग
1.6 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी है, उनकी संख्या 10,360 है। और इनमें जो औसतन वार्षिक वर्षा का जो प्रवाह है वो 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान। अब ये जो जल है ये स्थलाकृति और जलीय तथा अन्य दबावों के कारण ये केवल और केवल जो इसकी उपलब्धता है वो सारे की उपलब्धता हमें नहीं मिल पाती। ये लगभग 690 घन किलोमीटर या 32% ही हम इसका उपयोग कर पाते हैं, नदियों का जो जल होगा। तो आप ये देख लें कि नदियों में जो पानी है, जो जल हमें प्राप्त हो रहा है नदियों में, उसका मात्र हम 32% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी जो जल है वो हमारा महासागरों में या सीधे हमारे उपयोग से बाहर रहता है। अब दूसरी बात ये कि नदी का जो प्रवाह है वो इसके जलग्रहण क्षेत्र और उसके आकार, जो नदी का जो बेसिन है उसके आकार और उसमें होने वाली वर्षा, 3 बातों पर निर्भर करता है। यहाँ मैं एक शब्द को थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि नदी का जलग्रहण और नदी का प्रवाह, ये 2 शब्द क्या है। जलग्रहण क्षेत्र नदी के उस क्षेत्र को कहा जाता है कि जिसमें जिस क्षेत्र के पानी को नदी बहा कर ले जाती है। आप देखते हैं एक ऐसा फिनोमेना है कि जो एक क्षेत्र का पानी एक नदी से जुड़ा हुआ होता है। पहले छोटे-छोटे नालियों के ज़रिए वो बड़े नालों में तब्दील होता है, वो बड़े नाले नदियों में मिलते हैं। धरातल के ढाल के अनुसार एक विशाल क्षेत्र का पानी एक नदी द्वारा प्रवाहित होता है, तो इसको नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका आकार जितना बड़ा होगा, इस नदी का जिसको बेसिन कहते हैं या जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, इसमें वर्षा जितनी ज़्यादा होगी, तो उतनी ही जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी। तो आप इसको ध्यान रखें, नदियों की जो संख्या है भारत में 10,360 के करीब है और इसमें जो जल की आपूर्ति है वो लगभग 1,869 घन किलोमीटर है। तीसरी बात ये कि इसका केवल हम 32% इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं और जो नदी जल ग्रहण क्षेत्र है इसमें पानी का जो ये प्रवाह है या पानी की जो उपलब्धता है ये 3 बातों पर निर्भर कर रही है कि जल ग्रहण क्षेत्र का आकार क्या है, वो जल ग्रहण क्षेत्र की स्थलाकृति किस प्रकार की है और जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा कितनी हो रही है, 3 बातों पर निर्भर करता है। और इसमें स्थानिक भिन्नता, तीनों बातों में स्थानिक भिन्नता मिलती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो वर्षा है वो मानसूनी मौसम में केंद्रित है, तो नदियों में जो जल की उपलब्धता है वो इस बात से प्रभावित होती है। आगे हम देखें कि भारत की कुछ नदियां तो ऐसी हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनका विशाल जल ग्रहण क्षेत्र है, बहुत बड़े जल ग्रहण क्षेत्र को लिए गए हैं और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, अपेक्षाकृत ज्यादा है। ये लगभग देश के लगभग 1/3 हिस्से पे 3 नदियों के जल ग्रहण, इसमें 3 या 4 नदियों के हैं, इसमें ब्रह्मपुत्र है, गंगा, बराक और आपकी सिंधु। ये एक विशाल क्षेत्र लगभग उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र पर ये फैले हुए, लगभग 60% सतही जल संसाधन इन 3 जल ग्रहण क्षेत्रों में मिलता है। इसके अलावा दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें जो प्रवाह है वो दक्षिण भारत के जो नदियों का प्रवाह है वो उतने विशाल नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह कि ये अपने जल का अधिकतम दोहन कर देते हैं। उत्तर भारत की नदियों के जो नदियों में जल है उसके बारे में ये बात की जाती है कि वो अधिकतम दोहन उस जल का नहीं कर पाते, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में जो जल है उसका अधिकांश प्रवाह का दोहन कर दिया जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन में ये बात अभी होनी बाकी है, क्योंकि ये विशाल जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियां हैं और ये बहुत बड़ी मात्रा में पानी को सीधा समुद्र में पहुंचा देती हैं जो मानव के उपयोग से वो बाहर हो जाता है। तो ये नदी जल की बारे में मैंने बात की। आप इस मानचित्र के जरिए इनको देख सकते हैं कि ये जो इसमें विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र दिखाए गए हैं। उत्तर भारत में बहुत बड़े 3 या 4 नदी ग्रहण जल क्षेत्र काफी बड़े हैं। दक्षिण भारत में जो नदियों के जलग्रहण क्षेत्र हैं वो छोटे हैं। दूसरी बात, इनमें वर्षा की मात्रा कितनी होती है ये भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। तो इसके अलावा जो दूसरा जो जल का स्रोत है जो हमने बात की है वो है भूमिगत जल। तो अभी हमने पहले धरातली जल की बात की जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम भूमिगत जल की। वर्षा का जो जल नदियों में न जाकर धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, धरती के द्वारा सोख कर नीचे पहुंच जाता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भूमिगत जल को दिखाया गया कि किस तरह से ये चट्टानों से इसके नीचे जो अपारगम चट्टानें होती हैं उनके ऊपर जाकर ये रुक जाता है और वहां पर ये एकत्र हो जाता है और इसको हम भूमिगत जल कहते हैं। और इसको फिर हम नलकूप के जरिए या कुओं के जरिए इसको बाहर निकाल कर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा सोर्स हमारा ये है। भूमिगत जल की जब हम बात करते हैं, देश में जो कुल भूमिगत जल है संसाधन 432 घन किलोमीटर, और इसमें भी ये पूरे भारत में इसका एक जैसा वितरण नहीं है।
कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में है और आसानी से उपलब्ध है। कुछ क्षेत्र धरातल की बनावट इस तरीके की है, वहाँ पर भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और वो बहुत गहराई में है, उसको निकालना उतना आसान नहीं है। अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के हिस्से में जो है नदी में भूमिगत जल का जो उपयोग है वो अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होता है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि राज्य जो है ये भूमिगत जल का में जितनी क्षमता उसका एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो भूमिगत जल है इसका मध्यम दर से उपयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये 432 घन किलोमीटर जो जल है भूमिगत जल के रूप में, ये पूरे भारत में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता ज्यादा है, कुछ क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता कम है। फिर राज्यों में अगर हम इसके वितरण को देखें तो कुछ राज्यों में इसका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ राज्यों में मध्यम गति से इसका दोहन होता है और कुछ राज्यों में ये अभी क्षमता से बहुत कम होगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य से जो भूमिगत जल का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल ऐसे राज्य जहाँ भूमिगत जल की जो क्षमता उसका एक छोटा सा हिस्सा उपयोग में आ रहा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी मध्यम दर से इसका उपयोग हो रहा है। और अगर ये इस तरह की प्रवृत्ति जारी रहती है तो पानी की जो मांग है वो उसकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाएगी और इसके विकास के लिए हानिकारक होगी। समाज के लिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इससे उथल पुथल और व्यवधान पैदा हो सकता है अगर इसी गति से हम इसका इस्तेमाल करते रहे। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें हमने दो चीजें दिखाई गई हैं इस डायग्राम में, कि उन राज्यों को दिखाया गया कि जिन राज्यों में जो धरातलीय जल के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जो रेड कलर से दिखाए गए हैं ये मानचित्र में, ये राज्य वो राज्य है जहाँ पर बहुत अधिक स्थिति खराब भूमिगत जल की बनी हुई है। दूसरी तरफ हमने उन राज्यों को दिखाया है कि जिनमें किस किस तरह से राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है, जो एक बार डायग्राम के रूप में हमने आपके सामने रखा है। अगर हम आगे चलें तो अब जो तीसरा सोर्स है वो लैगून और पश्च जल का लगता है, लैगून्स और पश्च जल। तो ये लैगून्स को आप समझ लें कि हमारे पास एक बहुत लंबी समुद्री तट रेखा है, हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा समुद्र से लगा हुआ है और समुद्र की जो तट रेखा होती है ये कटी फटी होती है, तो इसमें बहुत सारी झीलें बन जाती हैं जो उसमें पानी भरा हुआ होता है और ये लैगून्स झीलें कहलाती हैं। ये केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं इनमें बहुत सारी लैगून्स झीलें पाई जाती हैं या झीलें और लैगून्स पाए जाते हैं और ये भी धरातलीय जल का एक बहुत बड़ा स्रोत। हालांकि जो इनमें पानी है वो खारा होता है और ये मानव के इस्तेमाल के लिए या घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन इसमें मछली पालन और बहुत सारी धान की फसलें उगाने के लिए, नारियल की कृषि करने के लिए ये इसका सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी दक्षिण भारत में इन राज्यों में जल के एक विशाल स्रोत के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो अब तक की जो मेरी चर्चा रही है उसमें हमने 3 बातों पे हमने मुख्य फोकस किया है कि भारत ये जो जल संसाधन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरी बात हमने की है कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति क्या है और तीसरी बात हमने इसमें डिस्कस किया है कि जल संसाधन किस किस रूप में हमारे पास उपलब्ध है। जैसे धरातलीय जल के रूप में हमारे पास कितना जल की मात्रा उपलब्ध है, ऐसी भूमिगत जल के रूप में हमारे पास जल की किस प्रकार की स्थिति हमारे पास है और तीसरा लैगून और पश्च जल की स्थिति हमारे यहाँ भारत में किस प्रकार की। तो 3 चीजें मैंने अब तक आपके सामने रखी है। आपको एक काम यह करना है कि भारत में जो टॉप 10 नदियां हैं आप उनको देखें और टॉप 10 नदियां आपको उसके जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखनी है, उसको देखना है, उसमें जल ग्रहण के क्षेत्रों में उनकी जल की मात्रा को देखना, उसको एक बार ग्राफ के जरिए आप उसको दिखा सकते हैं। एक एक्टिविटी या प्रैक्टिकल के तौर पर आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको बार ग्राफ बनाना है। तो इस डाटा को लेकर, इस डाटा को सर्च करके भी आप अपना बार डायग्राम के रूप में इसको बना सकते हैं और अपने अध्यापक से इसमें मदद ले सकते हैं इसको काम को करने के लिए। जब हम आगे चलते हैं तो अब हम जल के उपयोग की और मांग की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल की मांग कई तरह की है। अगर हम देखें कि जल ही जीवन है, ये हमें खाने पीने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उद्योगों में जल का प्रयोग होता है, कृषि कार्य में जल का प्रयोग होता है। तो बहुत सारे जल के उपयोग को हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहला है डोमेस्टिक या घरेलू उपयोग, जल का घरेलू उपयोग। दूसरा हम इंडस्ट्रियल या औद्योगिक रूप में जल के उपयोग को देख लेते हैं और तीसरा एग्रीकल्चर में इसका उपयोग को रखते हैं। तो 3 कैटेगरी बनाकर हम इसका जल के उपयोग पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप ये स्क्रीन पर डायग्राम देखेंगे
कि जल जल के उपयोग की स्थिति क्या है। तो आप देखें कि आम तौर से भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग लगभग 65 से 70% की जो आबादी है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कहीं पर 65 या कहीं पर 70, तो ये कृषि से जुड़ी। इसके अलावा यहाँ पर परंपरागत रूप से बहुत सारे स्वतंत्रता के बाद उद्योगों का भी विकास हुआ है, नगरीकरण भी तेजी से हुआ। तो औद्योगिक क्षेत्रों में और शहरों में भी जल की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है और घरेलू उपयोग में भी जल पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसके उपयोग को अगर हम देखें, दोनों संसाधनों को देखें, सरफेस वाटर को देखें या धरातलीय जल के उपयोग को देखें और अंडरग्राउंड वाटर को देखें, तो ये चित्र आपके सामने है। अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो जितना धरातलीय जल या सरफेस वाटर हमारे पास उपलब्ध है उसका 89% एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। आप ध्यान से देखें कि 89% धरातलीय जल का जो उपयोग है वो कृषि कार्यों में हो रहा है। डोमेस्टिक प्रयोग में या खाने में, पीने में या घरेलू इस्तेमाल में जो है वो मात्र 9% जल का उपयोग होता है और इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्री में केवल 2%। तो ये धरातलीय जल का जो उपयोग है इसको आप 3 भागों में देख सकते हैं। कृषि में 89%, घरेलू उपयोग में 9% और उद्योगों में 2%। जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं और ग्राउंड वाटर को इस उपयोग में देखते हैं तो 92%, ग्राउंड वाटर का 92% जो पार्ट है वो कृषि में यूज होता है, 5% जो है वो उद्योगों में यूज होता है और जो घरेलू में वो 3% इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका डाटा जल के उपयोग का है जो आपके सामने उपलब्ध है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस डाटे से एक बात निकल के आती है कि सबसे अधिक जो पानी का जो उपयोग है या धरातलीय और भूमिगत दोनों प्रकार के जल का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो कृषि क्षेत्र में हो रहा है। धरातलीय जल का 89% और अंडरग्राउंड वाटर का 92% जो भाग है वो कृषि में यूज होता है, कृषि में प्रयोग होता है। उद्योगों में और घरेलू उपयोग में इसका बहुत कम प्रतिशत है जो इसका इस्तेमाल होता है। जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसकी जो कृषि में है वो इसमें खेती में इसकी इस्तेमाल का उपयोग ज्यादा हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि खेती में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो कृषि में जल की मांग के कई कारण। पहली बात तो ये कि भारत कृषि प्रधान देश है और एक विशाल जनसंख्या लिए हुए है, तो उसके भरण पोषण के लिए हमें खाद्यान्नों की और विभिन्न प्रकार की फसलों की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें मुख्य रूप से सिंचाई में, फसलों को उगाने में या कृषि कार्य को संपन्न करने में हमें जल की आवश्यकता होती है और इस सिंचाई में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो स्पेशली हम कहते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जल का जो इस्तेमाल है वो सिंचाई के लिए होता है और सिंचाई में जल के इस्तेमाल के लिए कई कारण। पहला यह है कि भारत में जो वर्षा की मात्रा है वो स्थानिक और सामयिक परिवर्तन इसमें पाई जाती है, स्थान और समय के अनुसार इसमें बदलाव पाए जाते हैं। ये स्थिरता इसके अंदर नहीं है, किसी वर्ष ज्यादा वर्षा हो जाएगी, किसी स्थान पर ज्यादा बारिश हो जाएगी, किसी प्रकार हो जाएगी और इस स्थिति में कृषि में निरंतरता लाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कृषि को इस भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा कि भी वर्षा कम हो या ज्यादा हो, तो हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है और यही कारण है कि सिंचाई पर हमारी कृषि निर्भर होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत का जिसमें वर्षा की कमी है, या तो सूखाग्रस्त है या वर्षा का उसमें अभाव है, कमी है। जो उत्तर पश्चिम भारत है, दक्षिण का पठार है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है या सूखा पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में फसलें उगाने के लिए, कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए हमें फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक और कारण है सिंचाई में जल के उपयोग का या इस पानी का सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने का, देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी और गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि इसका ज्यादातर जो समय है वो बिना वर्षा के निकलता है, शुष्क मौसम निकलता है, वहां पर वर्षा नहीं होती। वर्षा केवल 2 या 3 महीनों में लगातार भारत में होती है और बाकी जो मौसम है वो शुष्क रहता है। तो उसमें फसलें उगाने के लिए या कृषि करने के लिए सिंचाई ही पर ही निर्भर रहना पड़ता है, सिंचाई के बिना कृषि नहीं हो सकती। जहां तक बात है कि जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल को लें या बिहार के कुछ हिस्सों को लें, उनमें भी वर्षा में अनिरंतरता है, कभी कभी मानसून विफल हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो इस आधार पर भी, इस अनिश्चितता के कारण भी इन क्षेत्रों में भी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। आगे हम एक सिंचाई के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ फसलें हमारे यहाँ पर ऐसी हैं जिनको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, चावल है, गन्ना, जूट, ये कुछ फसलें हैं जो अधिक पानी की मात्रा चाहती हैं और इसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब एक और है, कुछ हमने हाइब्रिड या जो अच्छी या उच्च उत्पादकता वाले बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है खेती में।
उसमें भी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी तरह से सिंचित भूमि में हम बहुफसली जो कार्यक्रम अपनाते हैं, उसके लिए भी सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये कुछ कारण हैं, जिसकी वजह से कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है और कृषि में जल का उपयोग ज़्यादा होता है। एक 1960 के बाद भारत में जो हरित क्रांति जो कार्यक्रम अपनाया गया, इसमें जो खेती को बढ़ावा देने के लिए या खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो हरित क्रांति को अपनाया गया, उसने भी जल संसाधनों पर बुरा प्रभाव डाला। हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन को बढ़ा, लेकिन इसका प्रभाव जल संसाधनों पर बहुत अधिक पड़ा है। और विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा है गेहूँ चावल उगाने के रूप में। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। अगर हम इन तीनों राज्यों को दोगे, पंजाब को, हरियाणा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो लगभग 85% जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है इनका, वो सिंचाई पर ही निर्भर है। सिंचाई सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंजाब में 76.1%, हरियाणा में 51.3% जो क्षेत्र है वो ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचित होता है, क्योंकि सिंचाई के भी कई स्रोत हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं, तालाब हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव, वहां पर ट्यूबवेल या भूमिगत जल के इस्तेमाल को ज्यादा लिया जा रहा है और इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो हम भूमिगत जल का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका प्रभाव भूमिगत जल पर पड़ता जा रहा है। कई राज्य तो ऐसे हैं कि जिनमें हमने इतना अधिक मात्रा में भूमिगत जल का इस्तेमाल किया है कि वहां पर भूमिगत जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और वहां पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। महाराष्ट्र में, राजस्थान में पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने लगा। ऐसी बिहार में और पश्चिम बंगाल में इसमें एक संख्या या एक प्रकार का हम ये हानिकारक पदार्थ जिसको कह सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ी है, जिसका वहां के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये हमने जल के उपयोग की बात की है। अब एक कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भारत में अधिक सिंचाई जो कृषि की हो रही है, इससे हमारी मृदा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और लवणीकरण या की जो प्रक्रिया है वो इसमें भूमि में बढ़ती जा रही है। जब ज्यादा सिंचाई होती है तो भूमि में जो लवणता है वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे भूमि उससे खराब होने लगती है। ये भी इससे ये इस कारण भी हमारी भूमि प्रभावित हो रही है। तो अब तक जो हमने बात की है, इसमें हमने जल की इम्पोर्टेंस क्या है, जल संसाधनों की भारत में स्थिति क्या है और इसमें हम इसकी मांग और इस सिंचाई के लिए विशेषकर कृषि क्षेत्र में इसकी मांग किस प्रकार कर रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। अब आगे आपका जो इसमें आपको जो गोपू जी की जो डायरी है, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ और आप इसको देखिए कि गोपू जी ने जो अपनी यात्रा में क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, इस बार हमारे गोपू जी पहुंचे हैं गुजरात। गोपू जी आपकी ही तरह ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ट्रेवलिंग में हर बार अपनी ट्रेवल डायरी में लिखते हैं अपनी यात्राओं को ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में। तो देखते हैं गोपू जी क्या क्या लिखते हैं गुजरात के बारे में। गोपू जी ने ट्रेन में बैठे अपने साथ के यात्रियों से गुजरात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 5000 साल पहले का प्राचीन महानगर धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ प्रदेश में स्थित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना पहला कारखाना गुजरात राज्य के सूरत शहर में ही स्थापित किया था। गुजरात पहुंचते ही गोपू जी पहुंच गए जिला मुख्यालय और उन्होंने वहां फैक्ट फाइल तैयार की। गोपू जी ने लिखा कि गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात का कुल क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 23 है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात की जनसंख्या 6,03,83,628 है। गुजरात राज्य में जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में साक्षरता दर 79.31% है और गुजरात में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ट्रेन से उतरते ही गोपू जी पहुंच गए डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गुजरात यूनिवर्सिटी और उन्होंने वहां से गुजरात की टोपोग्राफी के बारे में जानकारी ली। गोपू जी को पता लगा कि गुजरात की स्थलाकृति को 4 भागों में बांटा जा सकता है।
जिनमें सबसे पहले आता है सौराष्ट्र या काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 किलोमीटर के मध्य है। इसी पठार का अंग है गिर पर्वत। इसके बाद आता है कच्छ का प्रायद्वीप। यह प्रदेश प्रायद्वीपीय खंडों, खाड़ियों, पहाड़ियों, पठारों और दलदलों से घिरा है। कच्छ की खाड़ी कच्छ जिला और जामनगर जिले के मध्य स्थित है। कच्छ का रण। कच्छ का रण लवणीय दलदली भूमि है। मूलतः अरब सागर का विस्तार रहा कच्छ का रण सदियों से एकत्रित होने वाले अवसाद के कारण एक बंद क्षेत्र बन गया है। गुजरात का मैदान। इन मैदानों के तटीय क्षेत्रों पर दलदल पाया जाता है तथा भीतरी भागों में उपजाऊ भूमि पाई जाती है जिस पर कृषि की जाती है। यहाँ की मुख्य नदियां माही, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती हैं। गोपू जी ने गुजरात के जलवायु में काफी विविधता देखी। जो स्थान तट के करीब है वहां नम जलवायु है, जबकि केंद्र में स्थित स्थानों में विविधतापूर्ण जलवायु का अनुभव होता है। गुजरात में ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में भारी बारिश के कारण कुछ स्थानों में बाढ़ आ जाती है। गुजरात में बारिश 33 से 152 सेंटीमीटर होती है। गुजरात की कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण उत्पन्न कठिन जलवायु को खंबात की खाड़ी और अरब सागर सहज कर देते हैं। गोपू जी को लोगों से पूछने पर पता लगा कि दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में मुख्यतः तटीय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर गुजरात की मिट्टी की प्रमुख बनावट रेतीली दोमट है। यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए और जलोढ़ मिट्टी कृषि और बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं है। व्यापारिक फसलों में कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात की संपूर्ण सिंचित भूमि का 83% भाग कुओं से सींचा जाता है। पशुपालन और डेयरी ने गुजरात की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुजरात भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमूल का गठन 1940 में गुजरात के आनंद शहर में एक डेयरी सहकारी के रूप में किया गया। अमूल के चेयरमैन वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय प्राप्त है, जिसे भारत में ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। गोपू जी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता लगा कि गुजरात में फॉरेस्ट कवर 9.7% है। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान और 21 अभयारण्य है। अब गोपू जी गिर नेशनल पार्क घूमने गए। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। गिर को संरक्षित करने में सरकारी वन विभाग, वन्य जीव कार्यकर्ताओं और एनजीओ का बड़ा योगदान रहा है। इन सभी संगठनों के प्रयास की वजह से आज गिर का इकोसिस्टम पूरी तरह से संरक्षित है। गोपू जी गुजरात नवरात्रि के दिनों में गए थे तो उन्हें वहां नवरात्रि में गरबा की बड़ी धूम दिखाई दी। लेकिन अब गरबा पहले का गरबा नहीं रहा। गुजरात से निकलकर गरबा अब ग्लोबल हो गया है, यानी ग्लोबल गरबा। अमेरिका, कनाडा, टोरंटो सारे विश्व में गरबा की धूम है। गोपू जी को पता लगा कि गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी बड़े रोमांच के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुजरात में पतंगे उड़ाए जाते हैं। पूरे आकाश में कई डिजाइनों और आकृतियों की पतंगों से आकाश रंगीन हो जाता है। गुजरात में रण उत्सव भी मनाया जाता है। चांद की रोशनी में ऊंट की सवारी का मजा लेने हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। इस उत्सव का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में 38 दिनों तक किया जाता है। गोपू जी ने वहां के लोगों से वास्तुकला की जानकारी ली। उन्हें पता लगा कि गुजरात की वास्तुकला शैली अपनी पूर्णता के लिए विख्यात है, जो यहाँ के स्मारकों और मंदिरों में संरक्षित है। गुजरात में हस्तशिल्प की समृद्ध और जीवंत परंपरा है। जामनगर और कच्छ क्षेत्र को बंदेज के उत्पादों के लिए जाना जाता है। गोपू जी ने गुजरात में पुरुषों को पारंपरिक धोती और कुर्ता पहने देखा। केडियो गुजरात में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का कुर्ता है।
गुजराती महिलाओं की पारंपरिक पोशाक चनिया चोली है। गोपू जी ने गुजरात के पकवान बहुत ही दिलचस्पी से खाए। उन्होंने वहां ब्रेकफास्ट में चाय के साथ खाखरा और थेपला बहुत पसंद किया। गोपू जी को गुजरात के पारंपरिक भोजन में खमन ढोकला, थेपला, हांडवे, खांडवी, फाफड़ा, खाखरा, पातरा और दाल ढोकली बहुत पसंद किए। तो बच्चों, कैसी लगी गोपू जी की ट्रेवल डायरी? गोपू जी ने आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी अपनी डायरी के माध्यम से? तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं गोपू जी अपनी डायरी के साथ भारत के किस कोने की यात्रा करते हैं। तो इंतजार रहेगा ना बच्चों आपको। थैंक यू। थैंक यू विनू दलाल मैडम। बस प्यारे छात्रों, आज की क्लास का हमारा यही सेगमेंट था। बस अब जो टॉप 10 हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्लाइड से ये आपके सामने है, ये नम्रा खातून लॉरेंस रोड से, निशा कौशिक नजफगढ़ SKV धर्मपुरा से, कुसुम सोनिया विहार से, सचिन DDF नेट कालकाजी फेज 2 से, नेहा कौशिक नजफगढ़ धर्मपुरा से, पूजा कुमारी जनकपुरी, और जतिन यमुना विहार, लवनाक्षी न्यू सीलमपुर, और चांदनी जनकपुरी, और राहुल प्रजापति झील फरंजा। तो ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जो पिछले हमारे गूगल फॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ ही बस हम अपनी क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते इसका जो रेस्ट पार्ट है उसको लेकर आपके सामने आएंगे। और इसमें हम उन सभी स्रोतों का जो हमने इसमें यूज किए हैं, चाहे वीडियो या जो भी लिंक्स हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और अपने सभी उन पुस्तकों का, उनके राइटर्स का जिनको हमने इस्तेमाल किया इसके लेक्चर को तैयार करने में, उनका भी आभार। और चैट बॉक्स में जो हमारे साथी हमारे साथ हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं इस क्लास का समापन करता हूँ। बस इसी आशा के साथ कि आप खुश रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।